आज के इस एक्सप्लेनर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की उस पहेली को सुलझाने वाले हैं जो हमेशा चर्चा में रहती है, बेरोजगारी। न्यूज़ में इसके बारे में रोज ही बात होती है, लेकिन आज हम इसके पीछे के असली अर्थशास्त्र को डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले इसकी सटीक परिभाषा समझेंगे, फिर इसके अलग अलग प्रकार, भारत के संदर्भ में इसके मूल कारण, इसके गहरे प्रभाव और अंत में इसके समाधान और कुछ जरूरी फैक्ट्स। चलिए सबसे पहले बुनियादी बात से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बेरोजगारी की परिभाषा और इसकी मूल स्थिति। अगर किताबी भाषा से हटकर इसे समझें तो एक ऐसी स्थिति जहां कोई इंसान काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन उसे रोजगार मिल ही नहीं रहा है। ये जो गैप है ना, तैयारी और अवसर के बीच का, यही इस पूरी समस्या की असली जड़ है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो किसी को बेरोजगार मानने के लिए इन 4 पैमानों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहला, काम करने की क्षमता हो। दूसरा, काम करने की इच्छा हो। तीसरा, काम की तलाश हो रही हो। और चौथा, इन सब के बावजूद रोजगार न मिले। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो अर्थशास्त्र की नज़र में वो बेरोजगारी की आधिकारिक कैटेगरी में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, बेरोजगारी के प्रकार। इसे अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांटा जाता है, आइए देखते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसे मुख्य रूप से 8 अलग अलग प्रकारों में बांटा है, जैसे कि खुली बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी, शिक्षित, संरचनात्मक, तकनीकी, घर्षणात्मक और चक्रीय बेरोजगारी। ये सारे नाम थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र को सही से समझने के लिए इनके बीच का जो सूक्ष्म अंतर है ना, वो समझना वाकई दिलचस्प है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है। मान लीजिए खेत में जरूरत सिर्फ 5 लोगों की है, लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा। वहीं दूसरी तरफ शहरों में शिक्षित बेरोजगारी एक बड़ी सच्चाई है, जहां पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवा ऐसी नौकरियां करने को मजबूर हैं जो उनकी योग्यता से बहुत नीचे है। इसी तरह संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और तकनीकी बेरोजगारी के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल जाए और पुरानी स्किल्स की मांग खत्म हो जाए तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। लेकिन जब किसी इंसान की नौकरी सीधे तौर पर किसी नई मशीन, एआई या ऑटोमेशन की वजह से चली जाए तो उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। इन सबके बीच एक घर्षणात्मक यानी फ्रिक्शनल बेरोजगारी भी होती है। ये असल में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि एक अस्थायी गैप है। जैसे कोई अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी ढूंढ रहा है, तो उस बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भारत में इसके कारण। आखिर इस समस्या की जड़ें कहाँ तक फैली हैं? अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो इसके कारण बहुत गहरे और स्ट्रक्चरल हैं। एक तरफ तेजी से बढ़ती जनसंख्या है और कृषि पर हमारी हद से ज्यादा निर्भरता। दूसरी तरफ औद्योगिकरण की रफ्तार धीमी है और हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से रोजगार उन्मुख नहीं है। और तो और नए बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी की कमी और तेजी से बदलती तकनीक इस स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। चलिए सेक्शन 4 की ओर चलते हैं, इसके प्रभाव और मापन। आखिर इसके लक्षण और नतीजे क्या हैं? इसके प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते। आर्थिक मोर्चे पर देखिए तो गरीबी बढ़ती है, राष्ट्रीय आय गिरती है और ओवरऑल प्रोडक्शन कम होता है। सामाजिक स्तर पर इसका असर और भी डरावना है। गंभीर मानसिक तनाव, बढ़ता अपराध और सामाजिक असंतोष। और जाहिर है, जब ये सब होगा तो राजनीतिक तौर पर सरकारों पर भारी दबाव पड़ेगा, आंदोलन होंगे और पूरी व्यवस्था में एक अस्थिरता आ जाएगी। खैर, अब सवाल ये है कि इसे नापा कैसे जाए। इस समस्या के वास्तविक पैमाने को समझने के लिए अर्थशास्त्री एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को कुल श्रम शक्ति से भाग देकर उसे 100 से गुणा कर देते हैं। इससे बेरोजगारी दर निकल आती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कुल लेबर फोर्स 100 लोगों की है। अब इनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बेरोजगारी दर बिल्कुल 10% होगी।
भारत में इस पूरे डेटा को ट्रैक करने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ करता है। एनएसओ रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है और फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग इस संकट को हल करने के लिए नीतियां और राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं तैयार करता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, समाधान और योजनाएं। बीमारी समझ ली, अब इसका इलाज क्या है? इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई एक जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जैसे कि कृषि का आधुनिकीकरण करना और सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना, उद्योगों का तेजी से विकास करना, शिक्षा को सिर्फ डिग्रियों तक सीमित न रखकर रोजगार से जोड़ना और सबसे अहम, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स या एमएसएमई के जरिए स्वरोजगार को भारी बढ़ावा देना। और इन्हीं समाधानों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। जैसे ग्रामीण इलाकों में एक सेफ्टी नेट देने के लिए मनरेगा है, जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। युवाओं को काम के लायक बनाने के लिए स्किल इंडिया है और छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिए जाते हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हैं। सेक्शन 6, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स। अगर एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना बहुत काम आता है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा छिपी बेरोजगारी देखी जाती है, खासकर कृषि क्षेत्र में। आर्थिक मंदी के दौरान जो जॉब्स जाती हैं वो चक्रीय बेरोजगारी का हिस्सा हैं। मशीनों और ऑटोमेशन की वजह से जो होता है वो तकनीकी बेरोजगारी है, और पढ़े लिखे युवाओं का बेरोजगार रहना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की रफ्तार बढ़ रही है, हमारा समाज इस रोकी ना जा सकने वाली तकनीकी प्रगति और सार्थक रोजगार जैसी बुनियादी मानवीय जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय की पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा।